जरा सोचो, आप रात को आसमान देख रहे हो, एक शांत नाइट जहां चारों तरफ सन्नाटा है और सिर्फ आप और आपका टेलीस्कोप है। आपको अनगिनत स्टार्स दिखाई दे रहे हैं, जैसे काले मखमल पर हीरे चमक रहे हों। ये स्टार्स जो अनंत यूनिवर्स में बिखरे हुए हैं, एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करते हैं। लेकिन कुछ मिसिंग है। कोई प्लैनेट नहीं है, कोई दूसरी दुनिया नहीं है, सिर्फ अर्थ है। ये सोचने में अजीब लगता है, लेकिन कल्पना कीजिए कि हमारे सोलर सिस्टम में सिर्फ एक ही ग्रह है। ऐसी सूरत में हमारा प्लैनेट विशाल यूनिवर्स में अकेला मुसाफिर है, एक अकेला ग्रह जो अनंत अंधकार में तैर रहा है। ये सोचना भी मुश्किल है। हम हमेशा से यह मानते आए हैं कि हम अकेले नहीं हैं, कि हमारे सोलर सिस्टम में और भी प्लैनेट्स हैं। हम तो बचपन से यही पढ़ाते आए हैं कि हमारे सोलर सिस्टम में कई प्लैनेट्स हैं और हर एक का अपना महत्व है। हमारी गैलेक्सी में ढेर सारे स्टार्स और प्लैनेट्स हैं और ये सब मिलकर एक अद्भुत यूनिवर्स का निर्माण करते हैं। और यूनिवर्स में तो अनगिनत गैलेक्सीज हैं। हर गैलेक्सी में लाखों करोड़ों स्टार्स और प्लैनेट्स होते हैं। लेकिन अगर यूनिवर्स के बारे में हमारी समझ ही गलत हो, अगर हम जो जानते हैं वो सब एक इल्यूजन हो, क्या हो अगर अर्थ ही अकेला प्लैनेट हो, अगर हम इस विशाल यूनिवर्स में अकेले हों? ये सोच एक तरफ तो बहुत रोमांचक है और दूसरी तरफ डरावनी भी। रोमांचक इसलिए क्योंकि हम सबसे खास हैं और डरावनी इसलिए क्योंकि हम बहुत अकेले हैं। एक तरफ ये अर्थ को सबसे खास बना देता है। हम एकमात्र प्लैनेट हैं जहां लाइफ है, जहां बुद्धि और चेतना है। हम ही जिंदगी के वाहक होंगे, बुद्धि और चेतना का एकमात्र ठिकाना, जहां तक हम जानते हैं। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और भी बियाच जाती है। दूसरी तरफ ये हमें बहुत कमजोर भी बनाता है। अगर अर्थ को कुछ हो गया तो कोई बैकअप नहीं होगा, कोई दूसरा चांस नहीं होगा। अगर अर्थ को कुछ हो गया तो कोई बैकअप नहीं होगा, कोई दूसरा चांस नहीं होगा। हमें अपनी अर्थ की सुरक्षा करनी होगी, क्योंकि यही हमारा एकमात्र होम है। अगर दूसरे प्लैनेट्स नहीं होते तो यूनिवर्स के बारे में हमारी अंडरस्टैंडिंग पूरी तरह बदल जाती। हम रात के आसमान को देखते लेकिन उन मिस्टीरियस पॉइंट्स को नहीं पाते जो स्टार्स से अलग तरह से मूव करते हैं। सदियों से ह्यूमंस रात के आसमान को देखते आ रहे हैं और उन पॉइंट्स को नोटिस करते आ रहे हैं जो स्टार्स से अलग तरह से मूव करते हैं। ये पॉइंट्स जो कभी कभी कंफ्यूजन में डाल देते थे, हमारे एंसेस्टर्स के लिए एक पजल थे। ये वॉन्डरर्स, जिन्हें पुराने ग्रीक्स कहते थे, प्लैनेट्स कहलाए। इनकी मोशन जो प्रेडिक्ट तो की जा सकती है लेकिन कॉम्प्लेक्स है, एस्ट्रोनॉमी के डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाई। इनकी मोशन जो प्रेडिक्ट तो की जा सकती है लेकिन कॉम्प्लेक्स है, एस्ट्रोनॉमी के डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाई। इनकी स्पीड और डायरेक्शन को समझने के लिए एंशिएंट एस्ट्रोनॉमर्स ने कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस और मॉडल्स बनाए। इन वॉन्डरर्स के बिना हमारे एंसेस्टर्स का यूनिवर्स के बारे में पर्सपेक्टिव बहुत डिफरेंट होता। वे शायद कभी यह नहीं समझ पाते कि हमारे सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स भी हैं। प्लैनेट्स की मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए जो कॉम्प्लेक्स मॉडल्स बनाए गए, जिन मॉडल से सोलर सिस्टम का हीलियोसेंट्रिक मॉडल बना, वो कभी नहीं होते। कोपरनिकस, गैलीलियो और केपलर जैसे साइंटिस्ट के काम का इंपॉर्टेंस भी शायद उतना नहीं होता। एक साइंस के रूप में एस्ट्रोनॉमी का डेवलपमेंट बिल्कुल डिफरेंट पैथ पर होता। एस्ट्रोनॉमर्स का ध्यान प्लैनेट्स की मोशन और उनकी ऑर्बिट्स पर नहीं होता, बल्कि वे केवल स्टार्स और उनके क्लस्टर्स का स्टडी करते। प्लैनेट्स की मोशन और दूसरी वर्ल्ड्स के बारे में सोचने के बजाय एस्ट्रोनॉमर्स सिर्फ स्टार्स पर ही ध्यान देते। वे शायद स्टार्स के लाइफ साइकिल, उनके फॉर्मेशन और उनके एंड के बारे में अधिक डीपली समझ पाते। शायद वे स्टार्स के एवोल्यूशन के बारे में डीप अंडरस्टैंडिंग पैदा कर लेते, या शायद वे ऐसी नई एस्ट्रोनॉमिकल फेनोमेना को डिस्कवर कर लेते जिनकी हम सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं। लेकिन प्लैनेट्स के एब्सेंस में हमारी एस्ट्रोनॉमी की जर्नी और डिस्कवरीज का पाथ पूरी तरह से डिफरेंट होता। दूसरे प्लैनेट्स का न होना सिर्फ एस्ट्रोनॉमी को ही नहीं, बल्कि फिजिक्स को भी बहुत ज्यादा प्रभावित करता। उदाहरण के लिए, ग्रेविटी के बारे में हमारी समझ दूसरी खगोलीय चीजों के होने से जुड़ी है। न्यूटन का यूनिवर्सल ग्रेविटेशन का नियम, जो बताता है कि वजन वाली चीजें एक दूसरे को कैसे खींचती हैं, प्लैनेट्स की चाल को देखकर बनाया गया था। अगर दूसरे प्लैनेट्स न होते तो क्या न्यूटन ये जरूरी नियम बना पाते? शायद बना लेते, लेकिन यह मुमकिन है कि ग्रेविटी और पूरी फिजिक्स की हमारी समझ बहुत अलग होती। ब्रह्मांड को चलाने वाले लॉज शायद अलग तरह से बनाए जाते, सिर्फ धरती और उसके अकेले तारे को देखकर। कॉस्मोलॉजी पर, यानी यूनिवर्स की शुरुआत और विकास पर, इसका उतना ही गहरा असर होता। बिग बैंग और गैलेक्सीज के बनने के बारे में हमारी जो समझ है, वो दूर के तारों और प्लैनेट्स को देखकर ही बनी है। इन कॉस्मिक सुरागों के बिना यूनिवर्स की हिस्ट्री की हमारी तस्वीर बहुत अधूरी होती। बिना मंजिल के रॉकेट। अगर अर्थ अकेला प्लेनेट होता तो स्पेस एक्सप्लोरेशन जैसा हम जानते हैं बिल्कुल अलग होता। कल्पना कीजिए, एक ऐसी दुनिया जहां हमारे पास केवल एक ही ग्रह है और कोई अन्य ग्रह नहीं है,
जिसे हम देख सकें या जिसके बारे में सोच सकें। कई स्पेस मिशंस का मकसद दूसरी दुनियाओं को एक्सप्लोर करना, नई जगहों की खोज करना और वहां की संभावनाओं को समझना होता है। धरती के बाहर लाइफ ढूंढना और यह जानना कि क्या हम इस विशाल यूनिवर्स में अकेले हैं या नहीं, और यूनिवर्स में अपनी जगह समझना होता है। यह जानना कि हम इस इन्फिनिट एक्सपेंस में कहां खड़े हैं और हमारे एग्जिस्टेंस का क्या मतलब है। इस इंस्पिरेशन के बिना क्या इंसान स्पेस में जाता भी? क्या हम कभी अपने ग्रह की सीमाओं से बाहर निकलने की कोशिश करते? हो सकता है कि हम रॉकेट्स बना लेते और धरती के पास के स्पेस को एक्सप्लोर कर लेते, लेकिन क्या यह उतना ही एक्साइटिंग होता? साइंटिफिक क्यूरियोसिटी या शायद मिलिट्री एम्बिशन के कारण शायद हम केवल अपने ग्रह की सिक्योरिटी और अंडरस्टैंडिंग के लिए ही स्पेस में जाते, लेकिन मार्स पर बसने, एस्ट्रॉइड से माइनिंग करने या सोलर सिस्टम के बाहर प्रोब्स भेजने के बड़े सपने शायद कभी पूरे न होते। हमारे स्पेस के काम धरती के आसपास ही सीमित रहते। हमारे कॉस्मिक बैकयार्ड में हम केवल अपने ग्रह के चारों ओर ही घूमते रहते और कभी भी उससे आगे नहीं बढ़ पाते। इसका मतलब ये नहीं कि स्पेस एक्सप्लोरेशन कम रोमांचक होता। जरा सोचो, दूर के प्लैनेट्स को नहीं बल्कि स्टार्स के अंदर झांकने या डार्क मैटर के रहस्यों को सुलझाने के लिए टेलीस्कोप्स को ऑर्बिट में भेजने का थ्रिल। नॉलेज की तलाश की कोई सीमा नहीं होती। भले ही यूनिवर्स में सिर्फ एक ही प्लैनेट हो, हम हमेशा नई चीजों की खोज में रहते और यह जानने की कोशिश करते कि हमारे चारों ओर क्या है। स्पेस एक्सप्लोरेशन का असली मकसद केवल नई जगहों की खोज नहीं है, बल्कि यह जानना है कि हम इस यूनिवर्स में कहां खड़े हैं और यह जानने की कोशिश करना कि हमारे एग्जिस्टेंस का क्या मतलब है। भले ही यूनिवर्स में सिर्फ एक ही प्लैनेट हो, हमारी खोज की भावना कभी नहीं रुकेगी। हम हमेशा नई चीजों की खोज में रहेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे चारों ओर क्या है। द सेंटर ऑफ एवरीथिंग। धरती को अकेला प्लैनेट मानने से लग सकता है कि ब्रह्मांड में हमारी कोई खास जगह नहीं है। आखिरकार इतने बड़े यूनिवर्स में क्या यह नामुमकिन नहीं होगा कि सिर्फ एक ही प्लैनेट हो? क्या इससे धरती एक कॉस्मिक संयोग नहीं बन जाएगी? विशाल कॉस्मिक रेगिस्तान में एक अचानक से नजर आने वाला नखलिस्तान? लेकिन क्या हो अगर हमारा पर्सपेक्टिव ही गलत हो? शायद बात धरती के इनसिग्निफिकेंट होने की नहीं है, बल्कि यूनिवर्स के हमारी इमेजिनेशन से भी ज्यादा एक्स्ट्रॉर्डिनरी होने की है। हो सकता है कि फिजिक्स के नियम, वास्तविकता का ताना बाना इस तरह से बना हो कि जिंदगी का, कॉन्शियसनेस का पैदा होना एक बहुत ही रेयर और कीमती घटना हो। ऐसी सूरत में धरती कोई कॉस्मिक संयोग नहीं होगी, ये एक कॉस्मिक चमत्कार होगी। विशाल और प्राचीन यूनिवर्स ने शायद इस एक अकेली दुनिया को बनाने के लिए, जिंदगी और कॉन्शियसनेस के इस अनमोल रत्न को बनाने के लिए मिलकर काम किया हो। कृपया इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें ताकि आप हमारे चैनल स्पेस फैक्ट फ्यूजन हिंदी को सपोर्ट कर सकें।